Okay, good afternoon, everyone. Am I audible? Okay, कौन से चैप्टर्स के डाउट करने हैं? पीरियोडिक का ही करना है? ओके, थैंक यू। हाँ जी, पीरियोडिक का करना है। कौन से सेक्शन में? कौन से सेक्शन से स्टार्ट करें? एफबी ऑब्जेक्टिव से? ओके, चलो ठीक है। ओके, सो स्टार्ट राइटिंग योर डाउट्स फ्रॉम एफबी ऑब्जेक्टिव। एक तरफ से ही चलते हैं, अभी कोई डाउट्स है तो विल गो वन बाय वन। एफबी ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट रिपोर्टिंग योर डाउट्स फ्रॉम एफबी ऑब्जेक्टिव। हम्म। अंकिता, यू आर आस्किंग सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम एफबी ऑब्जेक्टिव? स्नेल, ऑब्वियसली जो क्वेश्चन बता दिया उसको दोबारा नहीं बताने वाला हूं मैं। सो विल जस्ट सी इट कि कौन सा क्वेश्चन। पिछली बार शायद किसी ने बोला था अप टू सम पॉइंट बताया है, बाकी आगे का नहीं दिया, तो शायद आई डोंट नो कि तुम्हारे क्वेश्चंस कौन से हुए थे कौन से नहीं हुए थे। सो ओके, लेट्स सी वन बाय वन। जो मैंने बता दिया है पहले वो मैं दोबारा नहीं बताने वाला हूं, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना। चलो एक एक करके फटाफट देखते हैं। ओके, सो विल स्टार्ट विद दिस वन। इसमें देखो पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, सेकंड नहीं चाहिए, ठीक है ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो 48 से शुरू करते हैं। 48 से विल स्टार्ट। व्हाट यू हैव आस्क्ड इज 48, 49, 50। ठीक है, स्टार्ट का जितना दिख रहा है मैं एक तरफ से लिख देता हूँ। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज द ग्रेटेस्ट? एक ट्रिक मैं बता देता हूं जस्ट कि कैसे याद रखोगे तुम।
कुछ एलिमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है उनके एटलीस्ट कैसे याद रखोगे। सो वी हैव फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, इसमें जाएंगे। और ये सब पॉलिंग स्केल से हम लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा BRI का भी याद रख लोगे। वो भी तुमको दिख ही रहे हैं एक्चुअली एग्जाम्पल्स में। सो क्या करने का है यहाँ पे, एफ का हाईएस्ट होता है 4, ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे इधर जाओगे हर बार -0.5 करना है, ठीक है। और ये तुमको पता होगा पॉलिंग में जब कैलकुलेट किया तो लास्ट में एंड में राउंड ऑफ किया गया था, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग सो सिंपल नंबर्स। तो हर बार ये -0.5 करना है, ठीक है। सो -0.5 करते चले जाएंगे, एवरी टाइम यू हैव टू डू दैट। सो दिस विल बी 3.5, दिस विल बी 3, 2.5, 2, 1.5 एंड 1, ठीक है। दैट्स सेकेंड पीरियड। एन और सीएल का राउंडेड ऑफ वैल्यू जो होता है वो बराबर होता है, एन और सीएल का बराबर लेते हैं राउंडेड ऑफ वैल्यू, एंड दैट इज 3 ओनली, ठीक है। इसमें क्या करना है ये ध्यान से देखोगे, इसमें पहले 0.5 कट करना है, देन 0.4 कट करना है, देन 0.3 कट करना है, एंड देन एवरी टाइम 0.3, 0.5, 0.4, 0.3, देन एवरी टाइम 0.3। सो 0.5 कट किया 2.5, 0.4 कट किया 2.1, 0.3 कट किया 1.8, एंड देन एवरी टाइम 0.3 कट करना है, 1.5, 1.2 एंड 0.9, ठीक है। ओके, आई विल सेंड दिस नोट्स, नॉट अ प्रॉब्लम। बट जो नोट कर सकते हो खुद से नोट करो, खुद से लिखी हुई चीज ज्यादा याद रहेगी, है ना। सो दैट्स वन। अब ये BR जो है वो 2.8 है, और I जो है वो 2.5 है। मतलब कार्बन, सल्फर, आयोडीन अप्रोक्सीमेटली 2.5 जैसा लेते हैं। फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन अप्रोक्सीमेटली 2.1 जैसा लेते हैं, तो हाइड्रोजन 2.1 ले लेंगे, ठीक है। तो दीज आर सम वैल्यूज जो तुमको आसानी से याद हो जाएंगे, और उसके बाद डिफरेंस देख लो, है ना। इन सब में अगर डिफरेंस देखोगे, बी और सी के बीच का डिफरेंस जो है वो 0.5 का है, LI और I के बीच का जो डिफरेंस है वो 1.5 का है, के और सीएल के बीच का, अच्छा के का 0.8 हो जाता है, इसके नीचे है, के का 0.8 हो जाता है, जस्ट नीचे है। तो के और सीएल का 2.2 का डिफरेंस हो गया, देखो। एससी एंड सल्फर का, सल्फर के ठीक नीचे आता है, उसका उतना ज्यादा नहीं होगा, तो ये और भी कम होगा, तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। सल्फर और एससी में 0.2 का ज्यादा ज्यादा फर्क होगा, 2.3 जैसा आना चाहिए, ठीक है। स्नेल जो मैं बता रहा हूँ वो राउंडेड ऑफ वैल्यू जैसे है, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं ले रहा हूँ, राउंडेड ऑफ वैल्यूज है जो पॉलिंग के चार्ट में जनरली रिपोर्ट किए जाते हैं। नहीं तो अब जैसे देखो IIT जेई ऐसे क्वेश्चंस आज तक नहीं पूछा जिसमें नंबर्स की जिसमें नंबर्स की जरूरत रहे, बट कभी कभी डिफरेंस वगैरह देखने के लिए ना, इट विल बी हेल्पिंग यू, बस इतना ही काम है इसका। ओके, ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं।
If ionization energy of an atom is 10 and electron affinity is 6.8, electronegativity of the species on Pauling scale. तो इसमें क्या था, मिल्किन का जो स्केल था, स्पेलिंग वगैरह देख लेना, डबल एल है शायद, हाँ, मिल्किन्स स्केल जो था, in that En was, electronegativity was IE plus EA in electron volt by 2, and Pauling scale पे जो En आया था, En was मिल्किन का स्केल जो आ रहा था उसका अप्रोक्सीमेटली डिवाइडेड बाय 2.8 आ रहा था, है ना. सो अल्टीमेटली इट कैन बी रिटन एज अप्रोक्सीमेटली, ये सब है, एग्जैक्ट नहीं होता है, IE प्लस EA डिवाइडेड बाय 5.6, है ना. ओके, तो अप्रोक्सीमेटली 3 आ जा रहा है ना, एग्जैक्ट 3 आ रहा है इनफैक्ट. चलो, तो ये था 49. 50 पे आ जाते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ F ऑन मिल्किन स्केल इज दिस मच. पॉलिंग अभी जस्ट बताया, 4 हो जाएगा ना दिस रिलेशन, ये यहां से भी आ जाएगा. ओके, चलो, अभी आगे भी किसी ने पूछ दिया, 51 से भी सब पूछा हुआ है. अभी ऑर्डर तो देख लोगे ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, मैंने नंबर्स के साथ तुमको बता दिया ना. तो फ्लोरीन इज द हाईएस्ट वन, है ना. एक बार मैं दिखा देता हूँ सारे क्वेश्चन तुमको फटाफट. अभी देखो 51 में ऑलरेडी पूछ रहा है, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा है. कार्बन सिलिकॉन में अगर देखोगे तो ऑब्वियसली कार्बन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना. तो और फॉस्फोरस एंड सिलिकॉन में देखोगे तो फॉस्फोरस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दैट्स व्हाई सी ऑप्शन हो जाएगा ना. क्लियर है पॉइंट. 51 किसी एक ने पूछा था 51. इसमें मोलिकुलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलरेडी देख लिया, आईपी, और आईपी का मतलब आयनेशन पोटेंशियल, दैट इज न्यूमेरिकली सेम एज आयनेशन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना. तो नंबर सेम होते हैं, तो इन दोनों पे डिपेंड करेगा ना. ओके, दूसरा क्या है, अ बॉन्ड विद मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर. कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो उतना ज्यादा अच्छा है. तो लीस्ट डिफरेंस कब आएगा, जब दोनों आइडेंटिकल होंगे, है ना. दैट्स व्हाई इफ यू वांट मैक्सिमम कोवेलेंट, ऐसे भी तुमको पढ़ाया होगा ना फॉर्मूला, एक 16 into delta En square plus 3.5, 16 into delta En परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला पढ़ा होगा ना. तो उससे भी पता चल रहा होगा 16 into डेल्टा ऑफ En प्लस 3.5 into डेल्टा En का स्क्वायर, है ना. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हुआ तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हुआ, कम हुआ तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा. तो लीस्ट डिफरेंस तभी आएगा व्हेन यू आर हैविंग आइडेंटिकल एटम्स, है ना. तो ये था 53. 54, 55 सब पूछा हुआ है. एक बार नोट्स भी रेफर कर लोगे ना तो यू विल बी गेटिंग ऑल द क्वेश्चंस राइट. चलो नेक्स्ट वन, दिस वन. देखो 54 में क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी. चार्जेस देखो सबके वन है ना, प्लस या माइनस, है ना. तो चार्ज सेम है, तो जिसका लीस्ट साइज होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी. और लीस्ट साइज किसका होगा, H प्लस का होगा. H प्लस इज बेसिकली प्रोटॉन, है ना. H में एक इलेक्ट्रॉन था वो निकाल दिया, तो बच क्या गया, सिर्फ न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस में क्या है, उसके एक प्रोटॉन है, दैट इज हैविंग एक्सेप्शनली लो साइज, दैट्स व्हाई इट विल हैव वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी. दैट्स व्हाई पानी में भी रहेगा तो ये इंडिपेंडेंट स्टेट में नहीं रहता, इट विल बी ऑलवेज इन कंबाइंड स्टेट, लाइक H3O प्लस, H9O4 प्लस, ऐसा रहेगा. हर शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा, रेगुलर रिवाइज करना पड़ेगा, तो ही याद होगा.
53 में क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लीस्ट होने से आयनिक कैरेक्टर लीस्ट होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम होगा, है ना? ओके तनिष, एंड लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कब आएगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कब आएगा, जब दोनों सेम ही एटम हो, कार्बन कार्बन के बीच का डिफरेंस जनरली जीरो, इलेक्ट्रो अगर हाइब्रिडाइजेशन ना देखो तो, है ना? लेकिन कार्बन का किसी दूसरे के साथ भी ले लोगे, ऑक्सीजन फॉस्फोरस कुछ भी ले लो ऐसा, ऑक्सीजन सल्फर जो भी ले लो, उनमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा ना. That's why if you want least ionic character or maximum covalent character, you need to take least electronegativity difference, and that will be found only if you are having identical atoms. Okay. चलो हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ाया होगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज, है ना? चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन साइज, है ना? तो चार्ज का मैग्नीट्यूड सब में बराबर है, साइज इसका लीस्ट है, सो दैट विल गिव यू हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी, है ना? वैसा ही यहाँ पर Mg2+ का पूछ रहा है. देखो Mg2+ का लेस किससे होगा, तो या तो चार्ज कम रहे, है ना? जैसे इसका चार्ज ज्यादा है तो इसका आ जाएगा है, इसका देखो चार्ज तो बराबर है बट इसका साइज ज्यादा है, तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी ना, तो ये आंसर नहीं होगा. इसका चार्ज भी कम है और साइज भी ज्यादा है, तो ये भी नहीं होगा, है ना? सो ओनली ए ऑप्शन विल बी देयर. इज इट ओके? और इस चार्ज और साइज का अगर कहीं कंट्राडिक्शन आ जाए, देन ऑलवेज गिव मोर प्रेफरेंस टू द चार्ज, क्योंकि चार्ज क्या होता है, डबल होता है, ट्रिपल होता है, साइज इतने प्रोपोर्शन में चेंज नहीं होता है. सो व्हेनेवर यू हैव बीन गिवन, पहले चार्ज देखेंगे और उसके बाद साइज देखेंगे. इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चार्ज एंड साइज, गिव मोर प्रायोरिटी टू चार्ज देन द साइज. ओके, चलो अभी ये हो गया, आगे बोलो. अभी सब्जेक्टिव में भी कुछ चाहिए क्या? हर्ष, अगर चार्ज सेम है तो ऑब्वियसली वी विल सी द साइज. तो डाउन द पीरियड, डाउन द पीरियड नहीं होता है, डाउन द ग्रुप होता है, पीरियड नहीं. हाँ, तो ग्रुप में चार्ज सेम होगा ना, तो देन यू हैव टू सी ओनली साइज. चार्ज भी तो सेम रहेगा ना वहां पे. ओके, चलो अभी आ जाते हैं एमपी सब्जेक्टिव पे. इसमें कुछ नया आया है क्योंकि पुराने वाले सब मैंने कर दिए हैं. आई थिंक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रेशन एनर्जी वाला ही बच गया होगा. उसमें कुछ है तो बोलो. 14 15. ओके, 14 15 20 21. तुम लोग नोट्स बिल्कुल नहीं रिवाइज कर रहे हो क्या? देखो बाबू एकदम, अगर ये सोचोगे कि सर बता देंगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सब चीजें तुमको वापस से खुद ही एग्जाम में करना है ना. ये तनिष तू क्या कर रहा है, 1 2 3 7 8 9 सब चाहिए तेरे को? नोट्स बिल्कुल नहीं पलटा है क्या? स्टार्ट वाले तो सारे कराए हुए थे. हाँ स्नेहिल पूछो क्या है. ओके, एसिडिक स्ट्रेंथ वाली चीज मैं समझा दूंगा, नो प्रॉब्लम. देख तनिष, कुछ सवाल तो ऐसे ही हैं वही है, मतलब समझने के लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे जहां जहां तुम्हारा इनर्ट पेयर इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाते हैं. ठीक है, जैसे मैं तुमको दिखा देता हूँ.
कुछ चीजें जस्ट आई विल शो यू। जैसे पहला बोला Mn2O7 इज एन एसिडिक ऑक्साइड, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो इसको Mn के ऑक्सीडेशन स्टेट से एक्सप्लेन करेंगे कि Mn इज हैविंग +7 ऑक्सीडेशन स्टेट and it is so high that acidic strength will be very high and that's why it will be acidic। ठीक है, that's one thing। क्योंकि जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है सेंट्रल एटम पे ऑक्साइड या ऑक्सो एसिड्स में, वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता चला जाता है। ठीक है, Ag इज ए नोबल मेटल, K इज हाईली रिएक्टिव, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलने के बाद भी 3D इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं ना, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन, और या फिर ऐसा एक्सप्लेन कर सकते हो कि 4D के इलेक्ट्रॉन्स की जो का जो शील्डिंग पावर है वो बहुत पुअर होने के कारण आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है दैट इज हाईली बॉन्डेड विद द न्यूक्लियस, है ना, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसमें काफी ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि इट इज नोबल मेटल। ओके, तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ F माइनस फ्रॉम F गैस इज एक्सोथर्मिक वेयर एज O2 माइनस। इसमें मैंने बताया था, लास्ट टाइम बताया था कि पहला स्टेप जो है जहां हम लोग O से O गैस बनाते हैं, O माइनस गैस बनाते हैं, दिस इज एक्सोथर्मिक। बट जब हम लोग O माइनस से, चूंकि ये अनायन में इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग रिसीव्ड एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स हाईली एंडोथर्मिक एंड दैट मेक्स आल्सो द ओवरऑल प्रोसेस एंडोथर्मिक, है ना, ये मैंने बताया था, तो ऐसे एक्सप्लेन कर देना है, बिकॉज द सेकेंड इलेक्ट्रॉन कमिंग विल बी रिपेल्ड बाय द अनायन फॉर्म, है ना। ओके, तो ये हो जाएगा। एक्सप्लेन द सिमिलरिटी, ये तुम्हारा इनऑर्गेनिक का टॉपिक है, ये पढ़ोगे, अभी के लिए बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। जैसे ये नाइट्राइड बनाता है लिथियम लाइक Mg, तो कुछ कुछ चीजें तुमको बताई जाएंगी, अदरवाइज नॉर्मली तुमको इनऑर्गेनिक में कवर होगा। Tl शोज मोनोवैलेंसी, इसको समझाना है तुमको इनर्ट पेयर इफेक्ट्स एंड दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सब समझाया हुआ है, फिर भी पूछ रहे हैं। यूनिवैलेंट आयंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स डू नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि जनरली तुम्हारा कॉन्फिगरेशन जो होता है वो NS2 जनरली होता है, दैट्स व्हाई दो इलेक्ट्रॉन्स इजिली लूज किए जा सकते हैं, इसलिए तुम्हारा +2 से स्टार्ट होता है। बट वेन एवर यू गेट NS1, वहां पे तुमको यूनिवैलेंट मिलेगा, जैसे कॉपर में मिलता है, Ag में मिलता है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट जाते हैं, 14 से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, डायगोनल रिलेशनशिप है, बट इसमें सिमिलरिटीज पूछ रहा है, तो सिमिलरिटीज तुमको इनऑर्गेनिक में पूरा S ब्लॉक में जाओगे ना, तो पूरी लिस्ट बताई जाएगी लिथियम मैग्नीशियम की सिमिलरिटीज की। ठीक है, तो अभी बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है उसको। चलो ओके, नेक्स्ट जाते हैं। 14 से स्टार्ट करना ना, 14। अगेन आईपी वैल्यू हाई होने का रीजन पूछ रहा है 14 में, फिर से क्या बोलेंगे? पुअर शील्डिंग ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इसमें क्या बोलेंगे? पुअर शील्डिंग पावर, सो जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज, है ना। सो जेड इफेक्टिव इज वेरी हाई, और जेड इफेक्टिव हाई होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होगा, है ना। दैट्स व्हाई वी आर ऑब्जर्विंग हाई वैल्यू ऑफ द आईपी, है ना, आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्लियर है? 14। चलो 15 16 देख लेते हैं। 15 में क्या पूछ रहा है? You have been given Avogadro number of atoms, that means 1 mole of atoms दिया गया है। Half of the atoms X transfer one electron to the other half, मतलब हाफ मोल X जो है वो X से X प्लस बना रहा है, ये हाफ मोल, एंड वही इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए हैं वो बचे हुए हाफ मोल जो है वो रिसीव करके X माइनस बना रहा है ना। इज इट ओके? अब बोल रहा है इस पूरी कहानी में 409 किलो जूल मस्ट बी एडेड। मस्ट बी एडेड का मतलब दिस मच इज द कंज्यूम्ड एनर्जी, सो दैट्स व्हाई
15 में हम लोग क्या करेंगे, वी आर सेइंग ये जो 409 है, फिर से बोल रहा हूं मैं, क्या बोला, हाफ ऑफ द एटम्स ऑफ एक्स ट्रांसफर वन इलेक्ट्रॉन टू द अदर हाफ, मतलब एक एक्स ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, दूसरे एक्स ने उसको रिसीव किया, तीसरे एक्स ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, चौथे एक्स ने उसको रिसीव किया, है ना। तो दैट मीन्स 50% आर रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन टू मेक एक्स प्लस एंड 50% आर एक्सेप्टिंग दोज इलेक्ट्रॉन्स टू मेक एक्स माइनस। क्लियर है राघव अभी? तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग हाफ मोल, क्योंकि एवोगाड्रो नंबर का मतलब 1 मोल, तो उसमें से आधे ने रिलीज किया है, सो दे आर फॉर्मिंग दिस मच, तो ये हाफ मोल के साथ ऐसा हुआ है। एंड द रिमेनिंग हाफ मोल जो थे, दोज आर एक्सेप्टिंग दोज इलेक्ट्रॉन्स, तो दे आर फॉर्मिंग एक्स माइनस, है ना। अब इस पूरी कहानी में बोल रहा है कि एनर्जी कंज्यूम हुई है 409 किलो जूल मस्ट बी एडेड। ओके, सो दैट मीन्स इस पूरी कहानी में हाफ इंटू, ये इलेक्ट्रॉन निकालने को आईई बोलते हैं ना, प्लस हाफ इंटू डेल्टा एच नॉट ईजी विच इज नेगेटिव जनरली, विल बी इक्वल टू प्लस 409 इन किलो जूल, है ना। इज इट ओके? तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब बोल रहा है नाउ इफ दीज एक्स माइनस आयंस आर सब्सिक्वेंटली कन्वर्टेड टू एक्स प्लस एडिशनल 733, दैट मीन्स दे आर सेइंग कि अब हम लोग ये जो हाफ मोल है ना एक्स माइनस, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं एक्स प्लस में। ठीक है, तो एक्स प्लस में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा, दे विल बी फॉर्मिंग एक्स एंड इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, फिर यहां से भी एक्स प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, तो ये पूरी कहानी ऐसी जाने वाली है। और इस पूरे प्रोसेस में बोल रहा है कि 733 एक्स्ट्रा किलोजूल मस्ट बी एडेड। तो अभी यहाँ क्या हुआ है, हाफ मोल के साथ क्या हुआ है, उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया फ्रॉम एक्स माइनस, एक्स अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता था डेल्टा एच ई जी बोलते थे, अभी हम लोग बोलेंगे माइनस डेल्टा एच नॉट इजी इंटू हाफ, है ना। वैसा ही अब एक्स से इलेक्ट्रॉन निकलना है प्लस आईई, तो हाफ मोल ने आईई एक्सेप्ट करके ये किया है, तो दिस इज 733 किलो जूल। ओके, तो दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अभी देखो अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर दूं ना तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, सो विल बी गेटिंग आईई, अगर 1 + 2 कर दो तो वी आर गेटिंग IE इक्वल्स द समेशन ऑफ दीज टू 1142 किलो जूल पर मोल। और इसको रख देंगे किसी में भी 1 में रख दो, तो 1142 का आधा 550 + 21 571, तो इन 1 रख दो, व्हाट वी आर गेटिंग 571 प्लस हाफ इंटू डेल्टा एच नॉट ईजी is equal to 409. That means delta H naught Eg will be coming कितना हो गया 162 माइनस में इंटू 2 माइनस 324 किलो जूल पर, है ना। ओके, नाउ दे आर आस्किंग कैलकुलेट आई एंड ईवी में। ईवी में जाने के लिए मैंने एक शॉर्टकट शायद बताया होगा, 96.5 से डिवाइड कर दोगे विल बी गेटिंग ईवी में। ठीक है, सो IE अप्रोक्सीमेटली चाहिए, इट विल बी 1142 डिवाइडेड बाय 96.5 का ऑलमोस्ट कन्वर्जन होता है, सो 1142 डिवाइडेड बाय 96.5 11.83 जैसा है। ठीक है, दिस मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा विच इज अप्रोक्सीमेटली 11.83। एंड अगर डेल्टा एच नॉट ईजी चाहिए दैट विल बी -324 बाय 96.5, सो अप्रोक्सीमेटली 3.36 जैसा, 3 पॉइंट माइनस में है डेल्टा एच नॉट ईजी, सो EA अगर बोलेगा तो हम लोग बोलेंगे अप्रोक्सीमेटली 3.36। ठीक है,
15 पहले देख लो तनिष, 15 क्लियर है सब लोगों को? नहीं, तंग करने के लिए आएगा तो जेई मेंस में आएगा, कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो गया इसलिए, है ना। अदरवाइज दे विल बी गिविंग यू सिंपल नंबर, नॉर्मली एडवांस वगैरह में आ सकता है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं। एडवांस का जो टिपिकल क्वेश्चन कहते हैं डिफिकल्ट वाला, वैसा भी नहीं है, बट मेंस जैसा एकदम इजी वाले में भी नहीं है, इंटरमीडिएट। ये मेंस का टफ एंड एडवांस का इजी क्वेश्चन का, ठीक है। बट एडवांस में जब भी क्वेश्चन ऐसे सेट किए जाते हैं तो उसमें नंबर्स बड़े सिंपल दिए जाते हैं ताकि तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत इजी। मैंने क्या बोला, मेंस के हिसाब से इट विल बी कॉल्ड अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, एडवांस के हिसाब से इट विल बी कॉल्ड एन इजी और मीडियम टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। चलो 15 के बाद आ जाते हैं, 16 भी पूछा है ना। ये तो कॉन्फ़िगरेशन से एक्सप्लेन कर सकते हो ना। फर्स्ट आयसन के टाइम पे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नॉर्मल फैक्टर है, जनरल ट्रेंड फॉलो कर रहा है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बोरॉन विल गेट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बी एंड कार्बन विल गेट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सी प्लस का कॉन्फ़िगरेशन इज बी का कॉन्फ़िगरेशन एंड बी प्लस का कॉन्फ़िगरेशन इज बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन, एंड वी नो दैट कि आयनेशन पोटेंशियल या आयनेशन एनर्जी जो होती है वो बीई की ज्यादा हो जाती है बोरॉन से, है ना। दैट्स व्हाई वी कैन एक्सप्लेन दिस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इज इट ओके 16? तनिष डाउट है? पूछो तनिष। सर हाँ जी। सर ये 16 क्वेश्चन में सर उल्टा लिखा है ना सर, बोरॉन का फर्स्ट आयोनाइजेशन ज्यादा होता है ना। इससे कार्बन से? हाँ सर। ये किसने पढ़ा दिया भाई? सर यहाँ से क्योंकि तो वो बोरॉन का पी फर्स्ट पी होता है ना, P1। ओ व्हाट, कार्बन के पास प्रोटॉन भी तो ज्यादा है ना, इसलिए तो हाँ जनरल सर। ट्रेंड पढ़ते हैं देन एक्सेप्शन पढ़ते हैं। देखो मैं बार बार यही समझा रहा हूँ तुम लोगों को कि ये रियल साइंस है जिसमें मल्टीपल फैक्टर साथ में काम कर रहे होते हैं। हाँ दैट्स हाँ व्हाई सर। हम लोग क्या करते हैं ना, बेस्ड ऑन ऑल द फैक्टर्स एक जनरल ट्रेंड बनाते हैं, और जनरल ट्रेंड ये बोलता है कि लेफ्ट से राइट जाओगे तो आईई बढ़ना चाहिए ना। हाँ नाउ सर। में से कुछ एक्सेप्शंस पढ़ते हैं और वो एक्सेप्शंस याद रखते हैं, उसका लॉजिक अगर पॉसिबल हुआ तो रखते हैं। जैसे लेफ्ट टू राइट बढ़ना चाहिए तो लिथियम से ज्यादा बेरिलियम का, और बेरिलियम से ज्यादा बोरॉन का होना चाहिए, और बोरॉन से ज्यादा कार्बन का होना चाहिए। दैट इज जनरल ट्रेंड, लेकिन उसमें से एक्सेप्शन पड़ा कि बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा हो जाता है, एंड दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। यस वैसा ही आगे जाके नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन का होना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन का ज्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो जनरल सर। ट्रेंड पढ़ते हैं, देन उसका एक्सेप्शन याद रखते हैं, रट्टा मार के, ठीक है, और फिर उसका लॉजिक काम करेगा।
तुम ऐसा सोचोगे ना कि आंख मूंद के आएंगे और कुछ भी एक लॉजिक लगा के हमारा रिजल्ट सही होना चाहिए, बिकॉज वी आर लुकिंग लाइक कि हम लोग लॉजिकली बात कर रहे हैं, तो मल्टीपल लॉजिक्स यहाँ काम कर रहे हैं ना। मैथ में जब तुम यस सर। एक या दो वेरिएबल्स होते हैं, उसी में डील कर रहे होते हैं हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम, इसलिए इट इज इजी, क्योंकि उसका लॉजिक भी लिमिटेड होता है। यहाँ पर क्या है ना, मल्टीपल चीजें साथ में काम कर रही है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, बाहर इलेक्ट्रॉन भी है, उनके मल्टीपल इंटरेक्शंस हो रहे हैं ना, इसलिए थिंग्स बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो इतना सिंपल नहीं कि कोई भी एक फैक्टर उठा के हम लोग एक्सप्लेन कर दें, इट विल नॉट वर्क। समटाइम्स इट मे वर्क इफ यू आर लकी एनफ, है ना। अदरवाइज बड़े लोगों ने ये काम करके रखा है कि सब फैक्टर्स को सोच समझ के देख के और एक जनरल ट्रेंड दिया है ना, और फिर देखा उस जनरल ट्रेंड पे कुछ चीजें फिट नहीं बैठ रही, तो उनको बोला दिस विल बी कॉल्ड एक्सेप्शन, एंड इफ पॉसिबल दे आर गिविंग लॉजिक टू द एक्सेप्शन आल्सो, दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर द एक्सेप्शन। अपन को भी वही काम करना है ना। यस। ठीक है, अच्छा। चलो तो ये 16 भी हो गया। 16 के बाद भी कुछ पूछा है? हाँ, 20 से लेकर 23 सब पूछती है। न्यूमेरिकल आया तो नहीं बन रहा है तुम लोगों से, न्यूमेरिकल तो एटलीस्ट बनना चाहिए था ना। ट्वेंटी वन डन इन क्लास, तो मैं नहीं कर रहा। ओके, स्नेहिल बताते जाओगे। ये नहीं कर रहा मैं, क्योंकि ये स्नेहिल बोल रहा है कि क्लास में हो चुका है। चलो पहला देखते हैं। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एटम का मतलब 1/24 मोल है ना, 1/24 मोल्स। ठीक है, और ये 50 किलो जूल एनर्जी रिसीव कर रहा है। देन फाइंड द परसेंटेज। अब देखो क्या होता है, इफ mg गोज इनटू mg प्लस ऑन, तो जो एनर्जी लगेगी दैट विल बी 1/24 इंटू इसका IE1, है ना। ओके, पर मोल IE1 लगता है, तो 1/24 मोल, जो भी मोल्स रहेंगे x मोल मान लो, x मोल इज गोइंग इन दिस फेज, तो ये लगेगा। लेकिन अगर mg 2 प्लस में जाता है, देन इट विल बी 1/24 माइनस x मोल्स रहेंगे, एंड दैट विल कंज्यूम IE1 प्लस IE2 पर मोल, है ना। एंड दैट्स व्हाई विल से ये दोनों मिलाकर 50 है। ओके, सो विल से x इंटू IE1 दिया हुआ है 740, प्लस 1/24 माइनस x इंटू 740 प्लस 1450, दिस एज अ होल विल बी इक्वल टू 50। सॉल्व कर दो, x निकाल दो, and then what they are asking percentage, तो x upon 1/24 into 100 will be the percentage of first type of ions, है ना। So percentage of mg plus will be x upon 1/24 into 100, and percentage of mg2 plus या तो 100 से माइनस करके निकाल लो, या फिर 1/24 माइनस x कर लो, डिवाइडेड बाय 1/24 कर लो, इंटू 100 कर लो। ओके, 20 क्लियर ना। चलो 22 पे जाते हैं। How many fluorine atoms will be ionized by the energy released from the process? This thing, है ना। For Na of Cl atoms, मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ Cl atoms के लिए टोटल मोल्स 1/24 है, बिकॉज 1 ग्राम mg was there. So 1/24 में से x को अज्यूम कर लिया कि that is going up to mg plus only. So the remaining 1/24 minus x will be going for mg2 plus, है ना। Is it okay, Pranjal? ओके, 22 पे आ जाते हैं। 22 में, अच्छा ये 23 पहले ही बता देता हूँ, सिंपल सा है। ट्रांजिशन एंड नॉन ट्रांजिशन बोथ सो वेरिएबल वैलेंसी। नॉन ट्रांजिशन को जो जानते हैं, बिकॉज इनर एंड आउटर दोनों काम करता है ना, एज वेल एज NS, ये सब वैलेंसी में पार्टिसिपेट करता है। सॉरी, नॉन ट्रांजिशन में दे विल बी पार्टिसिपेटिंग, है ना। नॉन ट्रांजिशन में
हम लोगों ने पढ़ा इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण देयर कैन बी मल्टीपल वैलेंसीज, है ना। ये है लॉजिक इसका कि बोथ ऑफ देम पार्टिसिपेट, है ना। और नॉन ट्रांजिशन का लॉजिक है इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। ओके, एंड अल्टीमेटली ये वैलेंसी शो करने का मतलब है बॉन्ड फॉर्मेशन, एंड बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस अगर प्रॉफिटेबल रहेगा, मतलब इफ इट इज अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन रिलीज इन एनर्जी, दैट प्रोसेस विल हैपन, है ना। चलो 22 पे अब आ जाते हैं, न्यूमेरिकल है। सो 22 में Cl प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग Cl माइनस, ये प्रोसेस अगर 1 मोल के साथ होता है तो ये दिया हुआ है Cl का, तो इसका डेल्टा H विल बी 300, दिस मच ऑफ एनर्जी इज रिलीज, है ना। सो इतना एनर्जी रिलीज करके अब हम लोगों को क्या करना है, F को आयनाइज करवाना है। इसका IE दिया हुआ है 1681 किलो जूल पर मोल, क्या वो किलो जूल लिखना भूल गए होंगे। सुनाओ, हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल यूनिटरी मेथड है। 1681 किलो जूल will excite or will ionize 1 mole F atoms, है ना। So 328 kilojoule will ionize 1 upon 328, sorry, 1 upon 1681 into 328 mole of F atoms, है ना। So ये नंबर ऑफ एटम्स नहीं हुए, नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, तो दैट विल बी 328 अपॉन 1681 इनटू, देखो एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू बोला है 6.02 इंटू 10⁻23। दीज मैनी एटम्स ऑफ एफ विल बी आयनाइज्ड, है ना। ओके, चलो जी, तो ये था 22। 23 भी हो गया है, तो एफ भी सब्जेक्टिव भी हो गया, है ना। इतना ही पूछा था ना। हाँ, चलो नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं। गेट इक्विप्ड जेई मेंस में और कुछ बचा हुआ है क्या? सेवन, ओके। सेवन, एट, ओके। इसमें भी तो अप टू 25 शायद किया था ना मैंने, तुम्हारे बैच में किया था, किसमें किया था याद नहीं मुझे को। और बोलो, एनीथिंग एल्स? थर्टी एट। गार्गी, यू आर आस्किंग अबाउट द प्रीवियस एफबी सब्जेक्टिव का 15। ओके, वापस से देख लो, 15th क्वेश्चन पूछा है, लास्ट स्टेप ना। ये जो है ना, दिस इज कन्वर्जन, अप्रोक्सीमेटली इतना आता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और आयन और मॉलिक्यूल, जब जो भी है, जो भी यूनिट है, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 96.5 किलो जूल पर मोल ऑफ दैट थिंग। ठीक है, ये कन्वर्जन तुम कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है।
क्योंकि कई बार बहुत ही फ्रिक्वेंटली इसका यूज आ जाता है ना। ओके, नो प्रॉब्लम स्नेहिल, जो भी नया है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 13 भी पूछा है आई थिंक, रिधम, रिधम, हाँ। 20, ओके। एनीथिंग एल्स? चलो ठीक है, 7-8 से स्टार्ट करते हैं। प्रांजय, जनरल टॉपिक एंड में डिस्कस करेंगे ना, जनरली कुछ दिक्कत आ रही है तो एंड में डिस्कस करेंगे। ओके, 43 एंड 47, ओके। 9 भी पूछा है, चलो रे बाबा 9 भी बता देता हूँ। ओके, सो 7 स्टेबिलिटी पूछ रहा है। अब ये कौन से टॉपिक में आएगा, क्या आएगा, हमेशा याद रखना, whenever you have been asked these type of question stability से related, then just see कि क्या difference आ रहा है, what is the point of difference between among the options. anions, anion is same in every case. cation वाला पार्ट या फिर जो आप लेफ्ट वाला पार्ट है उसमें if you see you have this one, this one and this one, ये कहाँ दिखता है, all these are group 15 member है ना। एंड इफ यू सी इन सब में ये जो पार्ट है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी कमिंग +3। ये ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड स्टेबिलिटी की चर्चा कौन से टॉपिक में हुई है, सेम ग्रुप मेंबर्स, स्पेशली ग्रुप 13, 14 एंड 15, कहाँ पे ये चर्चा हुई है। अब ये नहीं बताओगे तो फिर नहीं क्लियर होगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट में ऐसा कुछ हुआ था, इनर्ट पेयर इफेक्ट में तुमको स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताया होगा, गया होगा, है ना, बस वही है। 1 मिनट। सो इनर्ट पेयर इफेक्ट में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है कि ग्रुप नंबर 15 में स्टेबिलिटी ऑफ +5 विल डिक्रीज डाउनवर्ड एंड स्टेबिलिटी ऑफ +3 विल इंक्रीज डाउनवर्ड, है ना। इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पूछा होता तो वहां पर हम लोग बोलते AS+5 will be more than SB+5 will be more than BI+5, but stability of +3 oxidation state, if it is asking, which has been asked here in this question, then it will be highest for Bismuth, है ना। That's why this will be the answer. Maximum पूछ रहा है तो क्लियर ना।
नेक्स्ट, मैक्सिमम वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, ये तो मेंडलीफ के टेबल में भी बनाया गया था और हेलोजन का बोला गया था 7 तक जाता है ना, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन फैमिली का 6 तक जा सकता है, लाइक सल्फर का जाता है ना। तनिष कौन सा रिपीट करना है? इनर्ट पेयर इफेक्ट जानते हो तनिष? डू यू नो इनर्ट पेयर इफेक्ट? हाँ, तो इफ यू नो द इनर्ट पेयर इफेक्ट, उसमें पढ़ाया होगा ना स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप 13 14 15 में 3 4 5 जो होता है वो ऊपर जाने पर स्टेबिलिटी उसकी बढ़ती है, एंड ग्रुप नंबर 13 14 15 के लिए रिस्पेक्टिवली 1 2 3 की स्टेबिलिटी नीचे जाने पर होती है। दैट्स व्हाई, तो यहाँ ग्रुप नंबर 15 के मेंबर है ये, जिसमें ग्रुप +3 की स्टेबिलिटी नीचे जाने पर बढ़ेगी, है ना। ओके, ये जो है ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी जो होती है, जैसे Cl2O7 तक बनता है ना, SO3 बनेगा तो इसमें 6 तक ही जा सकता है। नाइट्रोजन में N2O5 अगर जा रहा है या P2O5 जा रहा है तो 5 तक जा रहा है ना। बोरॉन में 3 तक जाता है ना, B2O3 और Al2O3, तो ये 3 तक जाता है। तो हिस्टोरिकल पॉइंट तुमको बोला होगा कि पढ़ लेना एक बार, तो पुराना वाला देख लेना एक बार, मेनली टेबल में ये चीज मेंशन है, वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, ये दोनों मेंशन किया था मेनली, और उसी में ये चीज मेंशन थी कि हेलोजन फैमिली का 7 तक जा सकता है, विच इज द हाईएस्ट। ओके, ये चूंकि हिस्टोरिकल है ना, तो आईआईटी एडवांस तो बिल्कुल भी नहीं पूछता इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इसलिए लोग पढ़ाते भी नहीं है नॉर्मली। ये तुम्हारा हिस्ट्री वाला है ना, मेंडलीफ ने क्या किया, लोथरमेयर ने क्या किया, न्यूलैंड ने क्या किया, है ना, ये सब चीजें हिस्टोरिकल वाली है, तो एडवांस नहीं पूछता, इसलिए नॉर्मली फैकल्टीज पढ़ाते भी नहीं है। एक बार को देख जाओगे जस्ट, है ना, और आगे तुम और पढ़ोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह जब पढ़ोगे तो वहां पर तुमको पता रहेगा कि हेलोजन कैन हैव +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। 7th वाला इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये मेरे को बताओ। अगर वो पढ़ा है तो इट हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड, 7th वाला। इनर्ट पेयर टॉट, बट ये पॉइंट देखिए एग्जैक्ट नहीं बताया होगा, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ये बताया है कि नहीं, ये तो बताया होगा ना। हाँ, तो ग्रुप 14 का दिया तो जनरल बताया ना कि ग्रुप 13 में जो +3 +1 की कहानी है, वही ग्रुप 14 में +4 +2 की कहानी होती है, वही ग्रुप 15 में +5 +3 की कहानी होती है ना। इफ यू आर हैविंग ग्रुप 13, उसमें +3 की स्टेबिलिटी ऊपर बढ़ती है, एंड +1 की स्टेबिलिटी नीचे जाने पर बढ़ती है। वैसा ही ग्रुप 14 में +4 की स्टेबिलिटी ऊपर जाने पर बढ़ती है, एंड +2 की स्टेबिलिटी नीचे जाने पर बढ़ती है। ग्रुप 15 में यही काम +5 और +3 के बीच का है। ओके, लिख दिया, स्मेल क्लियर ना, अभी काम चलेगा कि अभी भी कुछ बोलना है? बोलो स्नेल। सर हमको बोला था कि टेंडेंसी टू शो +1 स्टेट जैसे ग्रुप 13 में नीचे बढ़ता है, तो उसका मतलब वही है क्या कि हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, यस। ओके सर। ओके, चलो, सेम चीज बताया, उन्होंने डिफरेंट वर्ड्स यूज कर दिया ना। मतलब +1 इज व्हाट, दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। ओके, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली लोग 9th चैप्टर में तुमको पढ़ाते हैं, इसलिए शायद मेंशन नहीं किया होगा, बट इट इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन स्टेट इटसेल्फ। ओके, ओके, चलो, 8th हो गया, अब 9th भी है। ओके,
चलो, सो सो नाइन्थ वाले में क्या दिया है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट ए आर 3 एंड दैट इन, जैसे ग्रुप 13 का एलिमेंट ये हो गया ना, इसका मतलब हो गया ये ग्रुप 13 वाला है। और बी आर 6, इसका मतलब ये ग्रुप 16 का मेंबर है ना। लाइक इसमें से एक एग्जांपल ले लो, बोरॉन और एल्युमिनियम ले लो, इसमें से एक एग्जांपल ले लो, और ऑक्सीजन ले लो। क्या फॉर्मूला बनता है? B2O3 है ना। इज इट ओके? Cl की वैल्यू 7 नहीं है तनिष, Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है, क्योंकि ऑक्सीजन का 2 है ना। और Al2O3, यस। वैलेंसी 7 का मतलब होता है हर ऑक्सीजन 2 वैलेंसी के साथ आता है, तो 7 ऑक्सीजन 14 वैलेंसी के साथ आएंगे। उसमें से ईच क्लोरीन विल बी सेटिस्फाइंग 7 वैलेंसी, है ना। इज इट ओके? अभी इस टर्म में समझ लो, बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ोगे, ऑक्सीजन का -2 लेंगे तो Cl का +7 आ जाएगा। ओके तनिष, अभी सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, क्योंकि तुमको ऑक्सीडेशन स्टेट अभी नहीं पढ़ाया होगा शायद, मैं नॉर्मली इस चैप्टर में पढ़ा ही देता हूँ। तो ऑक्सीजन, हर ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी, तो 7 ऑक्सीजन की 14 वैलेंसी, है ना। तो 2 क्लोरीन मिलके 14 वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई करेंगे? 7 + 7, है ना। ओके चलो, हाँ जी, 0 फॉर न्यूट्रल। तो लेकिन अब ऑक्सीजन के लिए कितना लेना है? -2 लेना है, ये बताया क्या? नहीं, क्लोरीन जब अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ आएगा, इट विल टेक -1, but whenever it is coming with more electronegative atom, it will come in plus oxidation state, positive oxidation state, and that has to be calculated. तो जैसे Cl अगर O के साथ आ रहा है, O is more electronegative, तो O will be taking -2, then you have to calculate Cl का, it will be coming +7. Okay. अगेन ऑक्सीजन का हर जगह -2 नहीं होता है, जनरली -2 होता है। ठीक है, जैसे H2O2 में ऑक्सीजन का -1 है, OF2 में O का +2 आ जाएगा, O2F2 में O का +1 आ जाएगा, O2+ में O का +½ आ जाएगा। ठीक है, तो पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, फ्लोराइड्स, ऐसे बहुत सारे आयंस हैं जहां पर ये नहीं भी वैलिड होता है, बट ठीक है, अभी के लिए उतना काफी। चलो, 9 के बाद जो पूछा है वो क्या है? 13, 20, 38। 13 पे आता है, व्हाट इज 13? Okay, the second ionization energy is always higher than the first ionization energy because, देख लेते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अगला इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा डिफिकल्ट है ना, बिकॉज अगला इलेक्ट्रॉन जो है, पहली बात की नेट जो बच गया वो कैटायन बन गया, और कैटायन से इलेक्ट्रॉन निकालना विल बी मोर डिफिकल्ट। या फिर ये कह सकते हैं कि अगला आने वाला इलेक्ट्रॉन इज नाउ मोर क्लोजर और मोर बाउंडेड विद द न्यूक्लियस, नाउ मोर टाइटली बाउंड, जो कि सेकंड ऑप्शन दिख रहा है मुझे, है ना। तो स्टेबिलिटी से कोई रिलेशन नहीं है। इलेक्ट्रॉन इज मोर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस इन एन आयन, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड मोर बाय द कोर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट थोड़ी ना करता है, तो ये तो सीधा गलत हो गया। स्टेबिलिटी से इसका कोई रिएक्शन नहीं है, ये तो नन नहीं, क्योंकि बी चूज कर लिया है। ठीक है, 13 क्लियर। 2038। पैरामैग्नेटिज्म का ऑर्डर पूछेगा तो यू जस्ट सी, जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो सबसे ज्यादा
पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। So you have to see the electronic configuration. कैल्शियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है ना, 0 है। और कौन सा है? एल्युमिनियम में जैसे 3s2 3p1 लिखेंगे तो देयर इज जस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या है? नाइट्रोजन में 2s2 2p3 लिखोगे तो 2p3 तीनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है ना। ओके, एंड देन ऑक्सीजन बच गया तो 2s2 2p4 2p4 में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई नाइट्रोजन विल हैव हाईएस्ट वन। तो नाइट्रोजन हाईएस्ट 2 में दिख रहा है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन देन एल्युमिनियम, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन एल्युमिनियम देन कैल्शियम। ओके, 20 क्लियर ना? ओके, 20 के बाद 11th भी चाहिए, चलो ठीक है। लेकिन ये सब पहले से रखना चाहिए गांधी, है ना, पहले से नोट करके। पता था ना कि डाउट्स है आज, तो उनको नंबर्स को पहले से नोट करके रखा है ना। मेरा टाइम फिक्स है, तेरा ही टाइम इधर उधर होता है ना, आगे जाता हूँ फिर पीछे जाता हूँ, तुम्हारा और तुम्हारे सारे बैच का टाइम जाता है ना। चलो, 11 देखते हैं ना। क्या बोल रहा है? करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। अक्रॉस अ ट्रांजिशन सीरीज देयर इज ओनली अ स्मॉल डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस फॉर वन एलिमेंट टू अदर ड्यू टू वेरी स्मॉल इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दैट्स अ राइट स्टेटमेंट, है ना, क्योंकि आने वाले इलेक्ट्रॉन 3D में आ रहे हैं विच इज हैविंग और इफेक्टिव उसकी शील्डिंग भी पुअर हो रही है, दैट्स व्हाई द डिफरेंस इज वेरी लेस, एंड दैट्स व्हाई हम लोग बोलते हैं कि बहुत स्मॉल चेंज आ रहा है। अभी आवाज सही आ रही है? ओके, चलो। तो क्या मैंने बोला कि वी ऑब्जर्व दैट वेरी स्मॉल डिफरेंस इन साइज, क्योंकि बहुत ही स्मॉल चेंज होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना, दैट्स वन। दूसरा क्या है? रेट ऑफ डिक्रीज इन साइज अक्रॉस द लेंथेनाइड सीरीज इज लेस देन अक्रॉस द फर्स्ट ट्रांजिशन। ऑब्वियस है, वहां तो और 4f आ रहा है ना, तो वहां और भी डिफरेंस लोअर हो जाता है ना। तो ये दोनों सही है। अगर ये दोनों सही है तो बोथ आर करेक्ट, जो लिखा है बोथ लिखना चाहिए, ई नहीं है यहाँ पे। सो बोथ आर करेक्ट, ये राइट है ना। हम लोगों को एक ऑप्शन देना है तो विल चूज दिस वन। इज इट ओके? क्लियर गार्गी? चलो 38 पे जाते हैं। 38 तो फॉर्मूला बेस्ड है। आज ही जो फॉर्मूला मैंने बोला परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का, वो निकाल दोगे ना। सो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल लोगे, वो आएगा 16 इंटू डिफरेंस कितना आ रहा है देखो 2.2 का, प्लस 3.5 इंटू 2.2 का स्क्वायर, है ना। तो इसको निकाल लोगे। अगर ये 50 से ज्यादा होता है तो बोलेंगे आयनिक, नहीं तो कोवेलेंट। ओके, मोस्टली ये आयनिक आ जाएगा। 2.2 पे लगभग 50% आ जाता है, लेकिन उसको ठीक है आयनिक में रख लेंगे। फिफ्टी 52.14 जैसा आ रहा है कैलकुलेशन से, है ना। 52.14, इट इज ग्रेटर देन 50, सो हम लोग बोलेंगे आयनिक। 50 से कम आता तो कोवेलेंट बोल देते। एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, स्लाइटली ग्रेटर आ रहा है। नॉर्मली प्रैक्टिकली बोलते हैं 2 से ज्यादा होने पर ना आयनिक होने लगता है, ठीक है।
आयनिक ही रख लिया जाता है, लेकिन यहाँ फॉर्मूला बेस्ड, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया हुआ है, वी हैव टू रिपोर्ट फॉर्मूला बेस्ड वैल्यूज। ठीक है, तो वैसे ऑप्शन भी रहता, वैसा ऑप्शन नहीं है है ना। एग्जैक्ट 50 आता तो एग्जैक्ट 50 कैसे आएगा एकदम, समझ रहे हो, थोड़ा भी आगे पीछे होगा। एग्जैक्ट फिट करने के लिए उनको नंबर भी बहुत डेसिमल में 3 4 5 प्लेस पे डालने पड़ेंगे ना। तो 50 से ज्यादा अगर आयनिक कैरेक्टर आ रहा है तो प्रीडोमिनेटली इट इज आयनिक, है ना। जैसे 52.14 आयनिक कैरेक्टर है तो 47.86 ओनली कोवेलेंट है, इट इज प्रीडोमिनेटली आयनिक। ठीक है, हाँ एडवांस में पूछेगा तो इट इज प्रीडोमिनेंटली बोलेगा तो आयनिक, अदरवाइज इट विल हैव आयनिक कैरेक्टर एज वेल एज कोवेलेंट कैरेक्टर, एनी बॉन्ड, एनी हेटेरोएटॉमिक बॉन्ड इज हैविंग बोथ द कैरेक्टर्स, है ना। चलो 38 के बाद क्या पूछा था, 43 एंड 47। मैंने पहले भी बोला था, जब भी चार्ज अपॉन साइज की बात आ जाए, फर्स्ट सी द चार्ज, है ना, दैट विल बी द डोमिनेटिंग फैक्टर, दैट्स व्हाई। सो व्हाट आई वाज सेइंग, जब भी चार्ज अपॉन साइज की बात आ जाए, चार्ज को ज्यादा डोमिनेंस दो, तो +2 वाले तीन दिख रहे हैं और एक +1 वाला, तो +1 वाले को लीस्ट डाल दो सबसे पहले, और वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है तो मैं सीधा ही टिक लगा दूंगा यहाँ पे, है ना। लेकिन ऐसे भी देख लो, अब इन सबके चार्ज बराबर है, साइज इसका लीस्ट है तो इसका चार्ज अपॉन साइज हाईएस्ट हो जाएगा, इसका साइज सबसे ज्यादा है तो इसका चार्ज अपॉन साइज लीस्ट हो जाएगा ना, सिंपल। 43 के बाद आई थिंक 47, हाँ 47। हम्म 47 में बोल रहा है, हायर वैल्यूज ऑफ आयनेशन एनर्जी ऑफ 5D सीरीज आर कंसिस्टेंट विद द। अब अगेन पहली बात तो ये जस्टिफाई करना है कि आयनेशन एनर्जी ज्यादा होगी, आयनेशन एनर्जी ज्यादा कब होगी, जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, है ना। तो स्मॉलर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो रॉन्ग लॉजिक ही हो गया ना। ओके, सो दैट्स व्हाई इसको तो कैंसिल कर देना है। रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ देयर एटम, ये कह सकते हैं, पहले बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। रिलेटिवली स्मॉलर पेनिट्रेशन, ये भी रॉन्ग हो गया, स्मॉलर पेनिट्रेशन का मतलब लेस जेड इफेक्टिव हो गया, ये भी उल्टा लॉजिक है। तो बचे हुए में से ये लॉजिक हम लोग कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ ग्रेटर, मेन रीजन है हाई जेड इफेक्टिव, पुअर शील्डिंग, ग्रेटर पेनिट्रेशन, है ना। सो हायर जेड इफेक्टिव को जस्टिफाई करने वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है और वो ये है। ठीक है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज करना है, विल से बी। अगर सिंपली पूछता तो हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफी हाई हो जाता है बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट्स व्हाई विल से। स्मॉलर पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है, जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है उस पर ज्यादा अट्रैक्शन लग रहा है तो आउटर इलेक्ट्रॉन ज्यादा पेनिट्रेट कर रहा है, दैट इज द लैंग्वेज वी यूज। ठीक है, मोर पेनिट्रेशन का मतलब मोर बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ग्रेटर अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस। लेकिन यहाँ लेस बोल रहा है तो लेस तो उल्टी कहानी होगी ना, लेस अट्रैक्शन होगा तो उसका तो आयनेशन एनर्जी कम होनी चाहिए ना। तो उन्होंने, अगर उन्होंने ग्रेटर लिखा था, रिलेटिवली ग्रेटर पेनिट्रेशन या ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो मैं उसी को चूज करता, लेकिन उसमें दोनों में उल्टा ही दे दिया लॉजिक। ठीक है, चलो ये था गेट इक्विप्ड जेई मेंस। आगे एडवांस है थिंक ना, हाँ मल्टीपल चॉइस, गेट इक्विप्ड जेई एडवांस मल्टीपल, नंबर बोलो। ट्वेंटी, ओके।
ओके, यही 3। अभी पहले मल्टीपल देख लेते रिदम, है ना, फिर आगे जाएंगे। आगे कौन सा सेक्शन ऐड होना। अब कर ले हर्ष। 19। ओके। फिफ्टीन। अच्छा, 23 चाहिए, नॉट 20। ओके। 19 भी चाहिए, 20 भी चाहिए। ओके। चलो ठीक है, इतना करते हैं पहले, देन विल सी नेक्स्ट जो भी आएगा। चलो 11 एंड 12। हाँ, दोनों एक ही साथ लिख देता हूँ। चलो 11 में देखो सारे ऑक्साइड्स हैं, और ऑक्साइड्स में ट्रेंड क्या होता है, जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे ग्रुप में एंड पीरियड में राइट वर्ड जाओगे, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बोलो या ऑक्सो एसिड बोलो, ये बढ़ता है ना। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इनकी पोजीशंस देखोगे, ये अलग अलग ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो एक यहाँ पे देखो Cl सल्फर एंड फास्फोरस दिया हुआ है ना। तो दैट इज द राइट ऑप्शन, है ना। जैसे जैसे राइट जा रहे हैं वैसे वैसे बढ़ रहा है। ओके। दूसरा देख लेते हैं, कार्बन नाइट्रोजन सल्फर। अभी यहाँ कार्बन जो आता है एंड सल्फर। अब इसमें से कभी कभी क्या कर सकते हो ना, यू कैन फॉर्म द कोरिस्पॉन्डिंग, अगर कंफ्यूजन हो जाए तो यू कैन फॉर्म द कोरिस्पॉन्डिंग एसिड। जैसे HO3 का कोरिस्पॉन्डिंग एसिड जो है वो H2SO4 है, विच इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। बट CO2 का जो है वो H2CO3 है, विच इज अ वीक एसिड, है ना। ये आयनिक में आओगे तो पढ़ोगे भी। अभी के लिए इतना ही देख लो ना, नाइट्रोजन वाले का ज्यादा होना चाहिए था कार्बन वाले से, तो वो तो ऐसे भी रॉन्ग हो गया, है ना। ठीक है। लेकिन ये SO3 का हाईएस्ट हो जाएगा इन सब में, बिकॉज H2SO4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग दीज। ठीक है ना। सोडियम कैल्शियम में जाओगे, तो यहाँ एल्युमिनियम वाले का ज्यादा होना चाहिए था इन दोनों से, है ना। और ऐसे भी जानते हैं ये एम्फोटेरिक होता है, ये दोनों बेसिक होते हैं ना, टेरिक एंड दीज टू आर बेसिक एक्चुअली। तो ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया ये भी। ठीक है। अब वही KCaO और BeO, अगेन इसमें जाते हैं, K का, Ca का और Be का। तो बी अगेन एम्फोटेरिक और ये दोनों बेसिक हैं, दीज टू आर बेसिक, दिस इज एम्फोटेरिक। ऐसे भी BeO का CaO से ज्यादा ही होगा, है ना, ट्रेंड के हिसाब से। दैट्स वाई ये भी रिजेक्ट हो गया। ओनली ए ऑप्शन इज द आंसर। ओके।
See, whenever you are comparing the acidic strength, in period you see the electronegativity difference. In group you see the size. Okay. नेक्स्ट ट्रू पूछ रहा है, स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, इसका मतलब रिपल्सन ज्यादा है। और अगर अच्छा सी सिर्फ इसमें पूछा है ना, एटॉमिक किनेटिक रेडियाई ऑफ नियोबियम एंड टेंटेलम आर ऑलमोस्ट सेम। हाँ कह सकते हैं, ये सही है, क्योंकि अगेन वही जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाने के कारण क्या होता है ना, साइज छोटा हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई ऑलमोस्ट सेम, इनफैक्ट कहीं कहीं तो ज्यादा भी हो जाता है। तो जो जस्ट आफ्टर लेंथेनाइड्स आते हैं उनका साइज जो होता है सडनली बहुत ही ड्रॉप हो जाता है उनके साइज में, ठीक है। और वही चीज इनके साथ आ रहा है ना, लेंथेनाइड के ठीक नीचे ठीक बाद ये आता है टेंटिलम, है ना। दैट्स व्हाई इसका साइज इतना कम हो जाता है कि वो, मतलब ऐसे कहने को तो इससे भी छोटा हो जाता है, लेकिन कह रहा है ऑलमोस्ट सेम, दैट्स ओके, दैट इज एक्सेप्टेबल। इज इट ओके? 12 का सी किसी ने पूछा था। ऐसे तो मुझे सभी सही दिख रहे हैं, सारे ऑप्शन सही दिख रहे हैं इसमें, बट सी वाला पार्ट यही था ना। चलो 12 के बाद 15 19। अगेन 15 थोड़ा क्वेश्चन वेग सा दे दिया है, बट इंटेंशन पकड़ना है। अगेन इंटेंशन ये है कि mn का रेडियस जो है ना उसकी बात हो रही है, सेंट्रल एटम का रेडियस बोलना चाहिए था। अब इसमें क्या है, अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट देखना था। इसका +4 आ जाएगा ऑक्सीजन का -2 लेते हुए, और के का +1 लेते हुए इसका +7 आ जाएगा, इसका +2 आ जाएगा। तो साइज वाइज अगर हम लोग बात करें तो जैसे जैसे कैटायनिक चार्ज बढ़ता है साइज छोटा होता जाता है ना। So that's why if it is asking minimum radius, that will be given by KMnO4। वो रेडियस mn के अराउंड होना चाहिए। अगर बी ऑप्शन दिया हुआ है तो यही मान के चलो, ठीक है। एक बार चेक कर लोगे, इफ ये वाला खत्म करके छोड़ दूंगा रागा, कोई दिक्कत नहीं है। 19 20 23 तीन क्वेश्चन है, कर लेते हैं। चलो कंट्रोल V। इसमें पूछ रहा है कौन से करेक्ट है। CS प्लस इज लीस्ट हाइड्रेटेड एज कंपेयर टू अल्कली मेटल आयंस, यस बिकॉज ऑफ द साइज, है ना, राइट है ये। क्योंकि हाइड्रेशन का एक्सटेंट जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज, है ना। सीजियम प्लस का हाईएस्ट साइज तो मिनिमम हाइड्रेशन। among the alkali metals lithium sodium carbon and rubidium, lithium has the highest melting point, yes ये भी सही है। ये थोड़ा रट्टा रहेगा, हम लोग अगेन बोलते हैं साइज छोटा होने के कारण मेटालिक बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक में तुमको पढ़ाया जाएगा। अमंग ट्रांजिशन एलिमेंट 3b, जिसको ग्रुप 3 बोल रहे हैं, एलिमेंट्स हैव हाईएस्ट डेंसिटी, नहीं ये गलत है, क्योंकि जैसे जैसे बीच में जाएंगे ना वैसे वैसे मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता है, एंड दैट्स व्हाई डेंसिटी भी बीच में जाने पर बढ़ जाती है और फिर आगे जाकर कम होने लगेगी, ठीक है। दैट इज रॉन्ग, so this will not be the answer। ग्रुप 14 that is 4a जिसको बोल रहा है, एलिमेंट्स आर मेटल्स मेटलाइट्स एंड एज वेल एज नॉन मेटल, यस ये कार्बन फैमिली वाला है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, इनको मेटल्स ले लेते हैं, इसको मेटलाइट्स ले लेते हैं, इसको नॉन मेटल ले लेते हैं ना, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ये भी राइट, ए बी डी आर द राइट ऑप्शन। हाँ जी, ऑफिशियल टाइम इज अप टू 2।
चलो 20 किसी ने पूछा है, द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, विद एटॉमिक नंबर, और पूछ रहा है सोडियम का पोजीशन। नाउ वी नो दैट सोडियम लिथियम से भी कम आएगा, है ना, लिथियम से ज्यादा बोरॉन से ज्यादा बेरिलियम से ज्यादा कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन, ये सब हम लोगों ने देखा हुआ है। और लिथियम के नीचे आने वाला है सोडियम, है ना, बिकॉज ग्रुप में नीचे जाने पर आयनेशन पोटेंशियल कम होता है, तो उसको नीचे कहीं आना है ना। तो अगर नीचे आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, विल नॉट बी पूछा है, इसका मतलब विल नॉट बी अबव नियॉन, है ना, विल नॉट बिलो नियॉन बट अबव फ्लोरीन, ये भी गलत है ना। तो इसका मतलब है ये अपना ऑप्शन हो गया ना, विल नॉट बी के लिए दिस इज राइट, विल नॉट बी अबव नियॉन, विल नॉट बिलो नियॉन बट अबव फ्लोरीन, ये भी सही है। विल नॉट बी बिटवीन ओ एंड ए एन, ये भी सही है। बिलो लिथियम ये गलत कर लेंगे बिकॉज इट विल बी बिलो लिथियम, है ना। इज इट ओके? ये लैंग्वेज के चक्कर में कई बार फंसाएगा तुमको, करेक्ट इनकरेक्ट विल बी विल नॉट बी, ये ध्यान में रखना है ना। सोडियम का फिर से मैं बता रहा हूँ, सोडियम का इट विल बी बिलो लिथियम, है ना, इधर कहीं नहीं आने वाला, ओके, एंड दैट्स व्हाई it will be below sodium, that is right, but it is asking will not be. Other all the other options are will not be, and that's why they are the answer. Is it okay? चलो, ये था 23 देख लेते हैं। हम्म, 23 में पहला तो रट्टा है, तुमको एलिमेंट एफ ब्लॉक वाले रट जाओ, है ना, ये सब है वहीं के, ठीक है। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा है ये तो गलत है ना, और करेक्ट पूछ रहा है। तो 3d9 कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन 3d10 में लिखते हैं ना, तो दिस इज रॉन्ग। कॉपर का ये राइट लिखा हुआ है, आर्गन का ये राइट लिखा हुआ है, तो दिस इज राइट। और ये सब मेटलॉइड है, ये भी राइट है, क्या डाउट है इसमें। तनिष, ऑफिशियल टाइम इज अप टू 2 PM। अगर डाउट आगे आते रहेंगे तो मैं बताता रहूंगा। अच्छा, आंसर की मैं कुछ और दे दिया है क्या? अगर गलत दिया है मैं, ACD इज द राइट, समझा ना। ये तो तुमको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है, कॉपर क्रोमियम का क्या होता है ना, और करेक्ट पूछ रहा है तो बी इज डेफिनेटली रॉन्ग, है ना। चलो, ओके, 23 के बाद अब आगे बोलो, कौन सा सेक्शन है आगे? कंप्रिहेंशन, ओके। पैसेज 1 में एनी डाउट? पैसेज 1 का 5, ओके, इसमें तो पूरा पैसेज ही देखना पड़ेगा फिर। हर्ष, देख के सीख ले, लीव करके ऐसे भी कौन सा तीर मारेगा तुम। पैसन पैसेज 1 में श्रेयस तुम पूछ रहे हो, फिफ्थ वन, आर यू आस्किंग दैट वन? ओके,
पैसेज 1 ऑल सीमांता। भाई देखो इसमें 2-3 चीजें ऑब्जर्व करने वाली चीज थी। देख लेते क्वेश्चन भी क्या क्या है, पूरा ही कर लेते हैं। लो भाई पूरा ही कर लेते हैं ना। ना इसमें देखो 6 एलिमेंट दिए हुए हैं। मोस्ट रिएक्टिव जब पूछता है ना तो रिएक्टिविटी 2 तरीके से हो सकती है, इलेक्ट्रॉन लूज करके भी या इलेक्ट्रॉन गेन करके भी। तो ज्यादा अगर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही हो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पे तो भी ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत कम एनर्जी लग रही हो इलेक्ट्रॉन निकालने में तो भी ज्यादा रिएक्टिव है। बट इसमें ये और आई को कंपेयर करोगे ना, इसमें से हाईएस्ट जो वैल्यू दिख रहा है, जो लीस्ट वैल्यू दिख रहा है वो इधर इसका दिख रहा है 5 इस वाले में, और इसमें जो एनर्जी रिलीज हाईएस्ट दिख रहा है वो 150 दिख रहा है ना। ओके, तो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन जो पूछा है, इसलिए उन्होंने कंफ्लिक्ट ये क्रिएट नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ यही पूछा है कि इनमें से कौन सा, और ए बी सी ई में से पूछा है। तो ए बी सी और ई में से ई इज हैविंग द लीस्ट आई ई, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि ई को मोस्ट रिएक्टिव बोल सकते हैं। इज इट ओके? चलो अब मोस्ट रिएक्टिव नॉन, अच्छा मेटल बोला था तो मेटल में तो ये देखना ही नहीं है फिर, है ना। मेटल में ई ये नहीं देखेंगे, मेटल में विल सी ओनली दीज वैल्यूज, है ना। तो ए का 50 है, बी का 18 है, सी का 30 है और ई का 5 है, दैट्स व्हाई ई का आंसर हो जाएगा। अभी नॉन मेटल में ई देखेंगे, ई में हाईएस्ट रिलीज एनर्जी यहाँ पे है, इज इट इन द ऑप्शन? यस, एफ ऑप्शन में है। तो मोस्ट रिएक्टिव पूछ रहा है तो एफ हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द लीस्ट रिएक्टिव? लीस्ट रिएक्टिव का मतलब हाईएस्ट एनर्जी कंज्यूम हो रहा हो इलेक्ट्रॉन निकालने में और एनर्जी रिलीज करना हो तो भी बहुत दिक्कत हो रही हो। तो वो कहानी देखो ना, ए पे ही दिख रही है ना। ए में सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम भी हो रही है और निकालने में भी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन ऐड करने में भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है ना। तो दोनों तरफ से ये धोखा दे रहा है। इज इट ओके? इन बोथ द वेज इट इज नॉट ट्राइंग टू गेट रिएक्टेड, है ना। सो ए को बोल देंगे दैट इज द, ए एलिमेंट को बोल देंगे दैट इज द लीस्ट रिएक्टिव एंड दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच कैन फॉर्म द मोस्ट स्टेबल यूनिपॉजिटिव कैटायन, यहाँ स्पेस देना था, ये मिस कर गया है। तो यूनिपॉजिटिव कैटायन का मतलब है +1 वाला, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान किसके लिए? तो ऑब्वियसली हम लोगों ने बात कर लिया ई का, है ना। ई सबसे आसानी से निकाल सकता है, उसमें सबसे कम कंजम्पशन हो रहा है। आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन कैन फॉर्म मोस्ट स्टेबल बायवैलेंट आयनिक क्लोराइड? बायवैलेंट आयनिक क्लोराइड बनाने के लिए IE1 IE2 का समेशन शुड बी द लीस्ट। IE1 प्लस IE2 मस्ट बी द लीस्ट, है ना, तभी तो बायवैलेंट बनाएगा। ओके, तो ये समेशन देख लो, यहाँ पर ये आया, ए के लिए आ गया 115। कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ ये देखते हैं ना। अच्छा डी, बी सी ई डी, बी सी डी ना। बी में देखते हैं, दिस इज कमिंग 48, सी में दिस इज कमिंग 75, डी में इट इज कमिंग 28 एंड ई में इट इज कमिंग 30। तो अब डी आंसर हो गया एंड डी इज इन द ए ऑप्शन। ठीक है, डी के लिए देखो 16 + 12, हाँ क्वेश्चन 4 का डी ही होगा ना। डी ऑप्शन होगा, उसमें ई दिया हुआ है ना। यूनिपॉजिटिव के लिए लीस्ट एनर्जी लगनी चाहिए, लीस्ट एनर्जी इन द ई फॉर द ई एलिमेंट, है ना। डी के लिए 12 है ना, या देखो ये 12 है, वाई आर सेइंग कि 4 है डी के लिए। अरे यूनिपॉजिटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए IE1 बराबर के बराबर खर्च होता है ना। और ये दूसरा निकालने के लिए, 2 निकालेंगे तो 12 + 16 खर्च होगा। कंफ्यूजन है तुमको? IE1 का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालना,
IE2 का मतलब दूसरा, तो दोनों निकालने के लिए IE1 प्लस IE2 लगेगा, एंड दैट्स व्हाई पांचवें में जब पूछा था तो मैंने समेशन लिया, और समेशन इज कमिंग लीस्ट फॉर D, एंड दैट्स व्हाई D element is the right answer, which is in option A. Okay. पॉसिबल नोबल गैस जिसमें इलेक्ट्रॉन निकालना भी डिफिकल्ट हो, इलेक्ट्रॉन ऐड करना भी डिफिकल्ट हो, दैट इज ए एलिमेंट है ना, जिसमें हाईएस्ट IE भी आ रहा है और EA भी। ये का वैल्यू भी पॉजिटिव आ जा रहा है, ये का मतलब डेल्टा H नॉट इजी लिखना चाहिए था हमको। ओके, चलो ये हो गया पैसेज 1। अभी कौन सा 1 के बाद? टू में तो कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछेगा, तो जैसे जैसे राइट जाओगे वैसे वैसे बेस की बेसिसिटी स्ट्रांग हो जाएगी, है ना। ओके, पैसेज 3 चाहिए। 3 पूरा या 13 सिर्फ? गार्गी, इसमें ए एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकालना इज डिफिकल्ट बिकॉज इट इज हैविंग द हाईएस्ट IE, है ना, एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कंज्यूमिंग एनर्जी इन दिस केस, है ना। डेल्टा H नॉट इजी लिखना चाहिए था इनको, इट इज कंज्यूमिंग एनर्जी, सो ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है ना ही रिलीज करना चाह रहा है, दैट्स व्हाई इट इज पॉसिबली नोबल गैस, है ना। ओके, चलो अभी आ जाते हैं लास्ट वाले पे, जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उस पे आ जाते हैं। ओके, मैं सारे क्वेश्चन बता ही देता हूँ, इसका पैराग्राफ से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्टली पैसे क्वेश्चन ही करते हैं। पैराग्राफ पैराग्राफ में उन्होंने सिर्फ पीरियोडिक टेबल बना के रख दिया है। चलो देखते हैं। 10th देख लेते हैं। इफ सेम स्ट्रक्चर विल मेंटेन फॉर फर्दर डिस्कवरी अ न्यू एलिमेंट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड बाय 10th पीरियड ऑफ एलिमेंट। अभी देखो यहाँ पर क्या चलता है ना, जितने सबशेल भरे हुए हैं उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी तुमको पता होती है, और उसी के हिसाब से हम लोग काम करते हैं ना। ओके, जो तो जब 10th में जाओगे तो फिर वो कितना जाएगा, पहले हम लोग क्या करते थे, 2 8 8 18 18 32 32, है ना, ऐसे जाता था। तो कौन कौन से सबसेल भरे जा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये 7 पीरियड का हो गया ना। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, 8th में 8th पीरियड में 8S से स्टार्ट होगा और 8P पे एंड होगा। बीच में कौन कौन से सबसेल आ रहे हैं देख लो, उनकी कैपेसिटी। वैसा ही 10th पीरियड में 10S से स्टार्ट होगा एंड देन 10P पे फिनिश होगा, है ना। और इस बीच में जितने सबसेल आएंगे सब भरे जाएंगे। इज इट ओके? हाँ, तो अब 10th पीरियड में अगर हम लोग बात करेंगे तो 10th पीरियड में हम लोग शुरू करेंगे 10S से। 10S भरा जाएगा, ठीक है। 9 तुम्हारा D भरा जाएगा, है ना। ओके, फिर 8 F भरा जाएगा, 7 G भरा जाएगा, ओके। फिर 6 में H होता है, SPDFGH, हाँ, 6H भी भरा जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही रहेगा, और उसके बाद फिर 10P भरा जाएगा ना। अब सबकी कैपेसिटी देख लो, इसकी कैपेसिटी 6 की होती है, इसकी कैपेसिटी 2 की होती है, इसकी कैपेसिटी 10 की होती है ना, इसकी कैपेसिटी 14 की होती है,
इसकी कैपेसिटी 18 की होगी और इसकी कैपेसिटी 22 की होगी। टोटल ऐड कर लो, तो टोटल कितने आ रहे हैं? 72 आ रहे हैं ना, 72। दैट विल बी द आंसर। ओके, चलो ठीक है। 11 12th में किसी को दिक्कत है क्या? डायरेक्टली 13 पे आऊंगा मैं फिर। 13 में स्नेल को दिक्कत है? चलो 11 12th में रहेगा तो पूछ लोगे, मैं 13 डायरेक्टली आ रहा हूँ, है ना। 12th चाहिए, ओके ठीक है। 12th में क्या है? एलिमेंट विद कॉन्फ़िगरेशन दिस थिंग बिलोंग्स टू दैट डैश ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। ग्रुप जब भी डिसाइड करना हो, फर्स्ट सी की लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, तो फीलिंग देखनी होगी। अब देखो इन सब में 6s की फीलिंग पहले होगी, बाद में 5d की फीलिंग होगी। 5d के बाद यहाँ देखो 4f पूरा कंप्लीट हो चुका है ना। ओके, और ये सब तो पहले का है, 4d वगैरह तो पहले का है ना। नाउ अब इसमें ध्यान से देखोगे, 6 पीरियड में s और ये p तो हटा लो, है ना। अब बच गया ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है 5d1 4f14। ठीक है, तो 4f14 होने के बाद 5d1 जो आता है वो d ब्लॉक में आ जाता है ना। ठीक है, सॉरी ये 4f14 है ना। 5d1 रहते हुए 4f14 जो होता है वो लास्ट एलिमेंट ऑफ 4f का हो जाएगा ना, ये f ब्लॉक जाएगा। ओके, 4d10 पहले का है, 4d 5s 5p ये सब पहले का है ना। तो वो सीक्वेंस में कुछ भी लिख सकते हैं, उनकी मर्जी। कहीं तक भी शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, उसके बाद का कुछ भी कर सकते हैं वो। तो क्रिप्टन हो गया है, क्रिप्टन के बाद तुम्हारा 5s हो चुका है, 5p हो चुका है, 5s 4d 5p ये सब फिल हो चुका है। ठीक है, 2 10 6 ये सब हो चुका है। इसके बाद जो फीलिंग हो रही है 6s की फीलिंग हो गई। 5d का एक पहले भर जाता है और उसके बाद 4f1 से 14 भरता है। दैट्स व्हाई लास्ट इलेक्ट्रॉन बोलेंगे यहाँ पे आ रहा है, सो इट इज अ f ब्लॉक, है ना। और कभी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाए तो जस्ट टेक की क्रिप्टन हो गया तुम्हारा 36, उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन है देख लो, 18 और आ गए इधर, 54 हो गया। उसके बाद यहाँ जो आ रहा है 17 और आ रहे हैं, है ना। 71 हो गया। फोर फोर फिफ्थ पीरियड एंड सिक्स पीरियड में 5d एंड 6d का एक भरने के बाद f की फिलिंग स्टार्ट होती है ना। लेंथेनम एक भर जाता है फिर f ब्लॉक में एंटर करते हैं, वैसे एक्टिनियम भर जाता है एक d में और फिर f ब्लॉक में एंटर करते हैं ना। इज इट ओके? तो d इसके बाद फिल होता जो नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट इन d ब्लॉक, इट इज इन f ब्लॉक, है ना। इज इट ओके? कायदे से पहले 4f को फिल हो जाना चाहिए था पूरा, फिर 5d की फीलिंग होनी चाहिए थी। लेकिन जैसा मैंने बताया होगा पहले भी कि जैसे ही न्यूक्लियस से काफी दूर जाते हैं, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो एनर्जी लेवल्स आर फ्लक्चुएटिंग एंड दैट्स व्हाई वी ऑब्जर्व द कॉन्फिगरेशन। तो इस ऑब्जर्वेशन में ये आता है कि 5d का एक पहले फिल हो जाता है, दैट इज लेंथेनम का, और उसके बाद फिर वो 4f का 1 से 14 तक फिल होता है ना। हाँ जी, फिफ्थ पीरियड एंड सिक्स्थ पीरियड एंड सेवंथ पीरियड में देखना पड़ेगा तुम। ओके, चलो अब आ जाते हैं 13, दैट इज द लास्ट वन। 13 में क्या बोला? इफ द एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम नंबर ग्रेटर देन n वेर नॉट अलाउड, मतलब फीलिंग सेल वाइज करनी है। मतलब पहले फर्स्ट सेल भरेगा, n=1 भरेगा, फिर n=2 भरेगा, फिर n=3 भरेगा, ऐसा। अगर ऐसा होता तो फिर बोल रहा है नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट्स इन नेचर, मतलब n+1 का कुछ फिल ही नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा n फिल करो, पूरा का पूरा ये करो। तो 1n के लिए इसमें सिर्फ 1s रहता, इसमें 2s और 2p होता,
3s एंड 3p एंड 3d होता, ये सब फिल होते। अभी देखो ये होने के बाद 4 नहीं फिल होगा, तो ऐसा इन जनरल nth शेल तक अगर फिल करते हैं हम लोग तो क्या होगा, है ना। तो पहले शेल में 1s होता है एंड दैट्स वाई उसकी कैपेसिटी 2 की होती है ना, या फिर एक सबशेल है तो 2 इंटू एक सबशेल की कैपेसिटी या एक ऑर्बिटल होता है। सेकेंड एंड में 4 सबशेल होते हैं, 4 ऑर्बिटल होते हैं और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। थर्ड शेल में अगेन देर आर 9 ऑर्बिटल्स एंड ईच ऑर्बिटल कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक पैटर्न मिल रहा है। यही हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल इन द पीरियोडिक टेबल, है ना। सो दैट विल बी 2 इंटू 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस ऐसा चलता जाएगा प्लस n स्क्वायर तक, है ना। और स्क्वायर्स का समेशन पढ़ाया होगा तुमको, है ना। दिस इज 1/6 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। दिस इज द समेशन ऑफ स्क्वायर अप टू नंबर n। ये मैथ में जनरली पढ़ा देते हैं, ठीक है। ये केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री में इस क्वेश्चन में बता देते हैं। दिस इज द समेशन ऑफ स्क्वायर। तो 2 इंटू 1/6 1/3 हो गया। दिस इज 1/3 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, है ना। तो ये कहाँ दिख रहा है, आई थिंक दिस सी ऑप्शन, है ना। The question is saying only up to nth shell orbitals can be filled. तो फर्स्ट शेल में there is just one orbital, सेकेंड शेल में there are 4 orbitals, है ना। तो इन जनरल किसी भी nth शेल में n स्क्वायर ऑर्बिटल्स होते हैं ना, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 2 एलिमेंट आ सकते हैं उसके कारण, है ना। ओके, सो दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, चलो तो ये तो तुम्हारा पैराग्राफ वाले क्वेश्चन थे, आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डे। चलो अब तो एक दिन और लगेगा, तुम्हारा सारा हो जाना चाहिए। ओके, हर सुपर 30 एक मूवी का नाम है। क्या बोलना है तनिष? चलो प्रांजय, तुम एक काम कर सकते हो, इफ यू आर finding difficulty in solving the numericals, start observing the solution of the numericals and then see कि कहां तक तुम लॉजिकली समझ पाते हो, and then you will see कि धीरे 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 पहले सोच लोगे, क्वेश्चन देखोगे, whatever is given, collect that data and then whatever you have been taught उसको अप्लाई करने की कोशिश करो, जितना हो पाता है उतना करो। जहां पे अटक जाते हो जस्ट ऑब्जर्व द सॉल्यूशन एंड ऑब्जर्व करके ये सीखो कि अगला स्टेप ये कैसे किया है, कैन आई थिंक इट लॉजिकली, है ना। फिर जाके धीरे धीरे कंफर्ट आना स्टार्ट होगा ना। तो ये चीज तुम्हारी बहुत चीजों में आएगी। तो इट इज केमिस्ट्री, तो फिजिक्स में यू विल बी गेटिंग डिफिकल्ट मैथ, मैथ में यू विल बी गेटिंग इवन मोर डिफिकल्ट मैथ, है ना। सो दैट्स व्हाई दिस इज द मेथड। कुछ चीजें समझ में आ जाती हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड हो जाता है काम, बट इफ मल्टीपल तरीके से या फिर कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन निकालना होता है तो फिर देन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग द सॉल्यूशन, ठीक है। प्रांजय, इट्स अ जर्नी, तो उसमें जर्नी में बस लगे रहो, ठीक है। डोंट जज योरसेल्फ कि नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, डोंट जज योरसेल्फ, जस्ट लगे रहो। देयर विल बी टाइम व्हेन यू विल गेट कंफर्ट, है ना। व्हाट यू कैन डू योर बेस्ट ओनली, है ना। डोंट बी डिसहर्टेन। ओके, तनिष तेरा कुछ इशू नहीं है, चल भाग जा। कोई आया नहीं आया क्या पता मेरे को, मैं भूल गया। चलो ओके, बाय।
ओके बाय एवरीवन।